वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत में चल रहे एक बहुत बड़े डिजिटल बदलाव की बात करने वाले हैं। नमस्ते। खबर यह है कि 34 करोड़ से ज्यादा सरकारी दस्तावेज अब देश के नेशनल ब्लॉकचेन सिस्टम पर वेरीफाई हो चुके हैं। हाँ, 34 करोड़, ये सुनने में ही बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि डिजिटल भरोसे और मतलब पारदर्शिता की तरफ कितना बड़ा कदम उठाया गया है। हाँ, और खास बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश में अभी तक स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है ना। सही कहा। ये दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ करेंसी तक ही सीमित नहीं है, उससे कहीं आगे है। बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है कि भारत क्रिप्टो ट्रेडिंग जैसी चीजों को शायद हरी झंडी देने से पहले ही एक मजबूत डिजिटल बुनियाद बना रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। एक तरह की तैयारी है ये। तो ये जो नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है, एनबीएफ, यस, इसके बारे में थोड़ा और बताएंगी, ये कब शुरू हुआ और क्यों? जरूर। देखिए, ये जो नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है, ये सरकार ने सितंबर 2024 में लॉन्च किया था। अच्छा। और इसके लिए करीब 65 करोड़ का बजट रखा गया था। अच्छा। इसका जो मुख्य मकसद है, वो सरकारी डेटा को ज्यादा सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और आसानी से वेरीफाई करने लायक बनाना है। इसमें विश्वास्या स्टैक जैसे कोर सिस्टम्स हैं। ये असल में वो इंजन है जो ब्लॉकचेन पर आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित तरीके से मैनेज करता है। अच्छा, विश्वास्या स्टैक। तो ये एक तरह का तकनीकी बेस है जिस पर ये सब टिका है। हाँ, बिल्कुल। पहले की व्यवस्था से ये अलग कैसे है? पहले तो सब सेंट्रलाइज्ड होता था, है ना, एक जगह। हाँ, सही। पहले सरकारी डेटाबेस एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड होते थे, तो उसमें हमेशा वो खतरा बना रहता था कि कोई छेड़छाड़ कर दे या डेटा हैक हो जाए, लीक हो जाए। हाँ। ब्लॉकचेन इस पूरी चीज को बदल देता है। इस सिस्टम पर जो दस्तावेज या रिकॉर्ड एक बार आ गया, वो स्थायी हो जाता है। मतलब उसे बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता। परमानेंट। हाँ, परमानेंट। और वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। मतलब जरूरत पड़ने पर जो भी अधिकृत लोग हैं, वो वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, ये बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि डेटा किसी एक सर्वर पर नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर फैला होता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और 34 करोड़ दस्तावेज वेरीफाई होना, ये तो साबित करता है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि इतने बड़े स्केल पर काम कर सकती है। बिल्कुल। ये एक तरह का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े स्केल पर। लेकिन क्या ये सिर्फ एक तकनीकी जीत है या इसका असर और भी गहरा है? तरीके में, मतलब शासन के तरीके में एक बुनियादी बदलाव की नींव रख रहा है। भारत दुनिया को दिखा रहा है कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल क्रिप्टो से हटकर सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने, उसे ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। मतलब ये भविष्य के डिजिटल गवर्नेंस का एक मॉडल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। ये दिलचस्प है। अच्छा, आप अगर थोड़ा आगे की सोचें, मान लीजिए भविष्य में क्रिप्टो रेगुलेशन आ जाता है भारत में, हाँ, तो ये जो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, इसका क्या फायदा होगा? एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, इसके कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा तो केवाईसी का है। केवाईसी कैसे? मतलब जब लाखों लोगों की डिजिटल पहचान पहले से ही इस सिक्योर सिस्टम पर वेरीफाई हो चुकी होगी, तो क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस बहुत आसान और तेज हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक तरह से क्रिप्टो रेडी आबादी तैयार हो रही है, बिना क्रिप्टो के भी। हाँ, कह सकते हैं। एक भरोसेमंद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम पहले से मौजूद होगा। और केवाईसी के अलावा क्या और भी कुछ है? हाँ हाँ, बिल्कुल। बात सिर्फ केवाईसी तक नहीं रुकती। सोचिए, जमीन के मालिकाना हक के कागजात हैं। हाँ, लैंड रिकॉर्ड्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं। इन जैसी जरूरी चीजों को डिजिटल टोकन के रूप में इस ब्लॉकचेन पर लाया जा सकता है। ओह, इससे इनकी वेरिफिकेशन, खरीद फरोख्त, सब कुछ ज्यादा सुरक्षित और आसान हो सकता है। जमीन के रिकॉर्ड्स में जो गड़बड़ियां होती हैं, उनमें कमी आ सकती हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर जमीन के मामलों में। बिल्कुल। और आरबीआई के डिजिटल रुपये की भी बात चल रही है, ई रूपी। क्या वो भी इससे जुड़ सकता है? हाँ, पूरी संभावना है। आरबीआई का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी, जिसे ई रूपी कह रहे हैं, वो सीधे इस नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क से इंटीग्रेट हो सकता है। अच्छा, इससे सरकारी योजनाओं के तहत जो पेमेंट ट्रांसफर होते हैं या आम लेन देन भी, वो ज्यादा तेज, सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। इसे कुछ लोग शांत क्रांति कह रहे हैं। ये शब्द थोड़ा नाटकीय लगता है। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? हाँ, शांत क्रांति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े ब्लॉकचेन नेटवर्कों में से एक की नींव रख रहा है, वो भी बिना किसी बड़े शोर शराबे या प्रचार के। यहाँ फोकस पहले यूटिलिटी पर है, मतलब उपयोगिता पर, मुनाफे या ट्रेडिंग पर बाद में।
ये पहले एक मजबूत आधार बना रहा है जिस पर फिर बाकी चीजें खड़ी की जा सकती हैं। ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, अब एक सवाल करते हैं। हाँ। क्वेश्चन, इस ब्लॉकचेन सिस्टम के मुख्य फायदे क्या हैं? मतलब सरल शब्दों में। आंसर देखिए, इसके मुख्य फायदे हैं बेहतर सुरक्षा, ज्यादा पारदर्शिता और काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी, मतलब एफिशिएंसी। और साथ ही ये धोखाधड़ी, डेटा के नुकसान या उसके गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद करता है। ठीक है, सुरक्षा, पारदर्शिता, एफिशिएंसी। हाँ, मुख्य रूप से ये। चलिए, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। क्लोजिंग क्वेश्चन, जरा सोचिए, जब सरकारी दस्तावेज और पहचान इस तरह डिजिटल और सुरक्षित हो जाएंगे, तो भविष्य में एक आम नागरिक का सरकारी दफ्तरों और सेवाओं से जुड़ने का अनुभव कैसे बदल सकता है? क्या वो लंबी कतारें, बार बार प्रूफ जमा करने की झंझट, ये सब खत्म हो सकता है? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।